स्टार्ट करें। देखिए आज हम लोग का जो टॉपिक है नीट के लिए वो रिडॉक्स रिएक्शंस हमारा टॉपिक है नीट के लिए, और उसको आज हम लोगों को डिस्कस करना है। भाई इसको हमको ये क्रैश बैच है, आपको मालूम है, और स्वाभाविक है कि टाइम लिमिट्स है, इस वजह से बहुत सी चीज़ें ब्रीफ में बतानी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस पर आज डिस्कस करेंगे। तो हम रिडॉक्स रिएक्शन के विषय में डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिकली कुछ चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ कैन फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद दो आर्टिकल्स का आना हमको कंपलसरी है, एक ऑक्सीडेशन नंबर का आना ज़रूरी है। दूसरा जो हमारे लिए कंपलसरी है ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ द कंपलसरी इज़ डैट कि हमको क्या किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से भी जान सकते हैं। रूल फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए रूल्स हमारे पास क्या है उसको हमको पता करना है। दैट्स क्लियर। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए क्या रूल्स होगा इसको हमें पता करना है। दैट्स क्लियर। देखिए ये जो रूल्स है बेसिकली किन दो चीज़ों पे निर्भर करता है। ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने वाला जो रूल है वो बेसिकली दो पॉइंट पे निर्भर करता है। एक तो डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो रूल्स बनाए गए हैं विथ हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से बनाए गए हैं ये जो रूल्स बनते हैं, वो हेल्प ऑफ डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन के आधार पे, और दूसरा उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टी के आधार पे ये रूल्स बनाए गए। मतलब अगर ये जो रूल्स हम लोग रटते रहते हैं तो वो रूल्स जो है बेसिकली जो है ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशंस से कुछ रूल मिलकर के से बने हुए हैं, कुछ जो है उस एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट से मिलकर के बने। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, इन दोनों चीज़ों को, तब हमारा एक रूल्स तैयार होता है, ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने का हमारा रूल्स तैयार होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमारे लिए कंपलसरी क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन सीखने हमारे लिए क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। तो इसी की चीज़ को हमको सीखना है, समझिए। डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन। देखिए आप सभी बच्चों को मालूम होगा जब एटम से एटम कंबाइंड होता है, जब एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल्स बनता है, और जब एटम से एटम कंबाइंड होते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल बनता है, और जब एलिमेंट से एलिमेंट कंबाइंड होते हैं तो हमारा क्या बनता है, जब कोई भी एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर के कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं और एटम आपस में कंबाइन कर करके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस कर रहे होते हैं। दैट्स क्लियर, ओके।
तो कहने बात तो सही हो गई सर। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेट, उसकी डेफिनेशन बेसिकली है क्या, इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई एलिमेंट है, कोई हमारे पास क्या है, एलिमेंट से कोई एलिमेंट से क्या बनाया गया, कंपाउंड बनाया गया। किस तरह का एलिमेंट, जो फ्री स्टेट में, किस तरह का एलिमेंट, जो फ्री स्टेट में, कैसा एलिमेंट, जो फ्री स्टेट में। जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइंड होकर के हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो एलिमेंट होने चाहिए वो कैसा ना, जब फ्री स्टेट में होता है और वो कंबाइंड होकर करके जब कंपाउंड फॉर्म में मूवमेंट करता है। कहाँ करता है, जब कोई एलिमेंट जो फ्री स्टेट में हो, या हम इसको कहते हैं अनकम्बाइंड फॉर्म में हो, या कह सकते हैं अनकम्बाइंड फॉर्म से, अनकम्बाइंड फॉर्म में, या कंपाउंड हो, या हम इसको क्या कह सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म कह सकते हैं जब कोई एलिमेंट अनकम्बाइंड फॉर्म से कंबाइंड फॉर्म या फ्री स्टेट से कंपाउंड फॉर्म में जाता है। फ्री स्टेट से क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म में जाता है, तो उस केसेस में नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ द जो प्रक्रिया होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है, जितने इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस या गेन करता है, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है, वही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे लॉस या गेन की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एक चीज ध्यान रखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जो इंडिकेट करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। कहीं भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, निगेटिव साइन से इंडिकेट कर रहे होंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव साइन से इंडिकेट कर रहे होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को निगेटिव साइन से इंडिकेट कर रहे होंगे। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर। हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव साइन से और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को निगेटिव साइन से इंडिकेट कर रहे होंगे, ठीक है। तभी आप देखिए पहचान के मैथमेटिक्स में हम लोग 2 लिख देते हैं, तो 2 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ की ऑक्सीलेशन नंबर अगर 2 आ रही है, तो इसका मतलब हम उसके आगे हमको मेंशन करना ही पड़ेगा +2 या -2, मतलब उसके आगे हमको प्लस साइन इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जनरली अगर हम नंबर्स लिखते हैं तो नंबर्स के आगे कोई साइन नहीं होता है तो हम कहते हैं तो वो पॉजिटिव, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि इसके लिए सिंबॉलिक होता है, पॉजिटिव साइन अगर उसी के आगे आ रहा है तो निश्चित रूप से उसमें प्रोसेस क्या हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस हो रही है। अगर निगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस हो रही है। इसका मतलब क्या डेफिनेशन है, जब कोई एलिमेंट अनकम्बाइंड फॉर्म से कंबाइंड फॉर्म में मूवमेंट करता है या एलिमेंट फ्री स्टेट से कंपाउंड फॉर्म में मूव करता है, तो वह जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है, वही इलेक्ट्रॉन उसकी क्या कहलाती है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उसके क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहला रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चीज़ों को हम और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा Na है, सरल सा एग्जांपल लेते हैं। Na है, सिंगल है, एलिमेंट फॉर्म में है, एलिमेंट्री फॉर्म में है, अनकम्बाइंड फॉर्म में है। और Na अगर किसके साथ आ गया, हमने कहा Cl के साथ कंबाइन करके NaCl बनाया। क्या बनाया, Na ने कंबाइंड होकर के क्या बनाया, NaCl बनाया। Na ने कंबाइंड होकर के क्या बनाया, Na। सिचुएशन इज लाइक दैट कि Na व्हेन रिएक्ट विथ Cl2 कंबाइन किया और कंबाइन कर करके NaCl बनाया।
Na ने Cl2 से कंबाइंड किया, कंबाइंड होकर के हमारा NaCl बनाया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं इस चीज़ को लिखता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। हमने क्या कहा कि Na ने कंबाइंड किया किससे, Cl2 से कंबाइंड किया और कंबाइंड कर करके NaCl बनाया। देखिए पहली बात कि एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कैलकुलेट हो रही होती है, या किसी मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर एटम की कैलकुलेट हो रही होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि होल की नहीं, पर्टिकुलर किसी एटम की। जैसे हमने कहा NaCl के ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बताएंगे, हम कहेंगे NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर या NaCl में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर, NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर या NaCl में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप एक चीज़ को मार्क करो, एक चीज़ को देखो, हमारा क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ पे Na क्या है, अनकम्बाइंड फॉर्म में है, फ्री स्टेट में। जो भी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एलिमेंट अनकम्बाइंड फॉर्म में होगा या एलिमेंट्री फॉर्म में होगा तो स्वाभाविक है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगी तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया। अभी Na ने ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है, अर्थात इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही हम लोग रूल में पढ़ते हैं, यदि कोई एलिमेंट को अगर एलिमेंट्री फॉर्म में जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे हम लोग एक रूल बनाते हैं और उस रूल में लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इन एलिमेंट्री फॉर्म। पहला रूल होता है, हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इन एलिमेंट्री फॉर्म विल बी जीरो। एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, वो जीरो होगी। ऑक्सीडेशन नंबर इन एलिमेंट्री फॉर्म विल बी जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो एलिमेंट्री फॉर्म में क्या होगी, जीरो होगी। दैट्स क्लियर। हम लोग इसी रूल के अनुसार कहते हैं, क्योंकि अगर हमको जब तक गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही होगी वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं हो रही होगी। दैट्स क्लियर। तो अब हम लोगों ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। नेम जैसे एग्जाम्पल कहा, हमने कहा कि H2 में H की ऑक्सीडेशन नंबर आप कहेंगे सर जीरो, हमने कहा O2 में O की ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, S8 में हमने कहा Na की ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, Mg की ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, एटसेट्रा। ये हमारा पहला रूल है, ये हमारा पहला रूल बन गया। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट में देखिए डेफिनेशन से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो जीरो है, यहाँ क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर यहाँ पे देखें एटॉमिक नंबर Na का कितना होता है, सभी बच्चों को मालूम सर 11 होता है। यहाँ स्थिति क्या है 281। यहाँ पे Na अगर देखें, Na यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ देखा जाए बेटा क्या होगा, यहाँ Na देखें तो Na प्लस है और Cl माइनस है, ठीक। Na प्लस है Cl माइनस, आपने कहा बिल्कुल सही सर। अब यहाँ से Na जब Na प्लस में गया है तो उस स्थिति में Na प्लस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2,8 है। इसका मतलब जब NaCl में मूवमेंट किया है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में देखिए यहाँ 1 था, यहाँ एक, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आपको देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, इस हिसाब से अगर डेफिनेशन कहे तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग कहें, वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl कंबाइंड फॉर्म में Na की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर Na इन NaCl। तो आप खुद देख सकते हैं कि अनकम्बाइंड फॉर्म से कंबाइंड जब NaCl फॉर्म में गया है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। इसका मतलब तो क्या होगा, नंबर 1 है, लॉस हुआ है, तो लॉस को हम लोग पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, तो इस वजह से +1, ठीक। अच्छा एक चीज़ और समझ सकते हैं आप कि अगर आप ये देखें कि Na प्लस फॉर्म में होता है
तो Na प्लस इसका क्या है, इसका क्या है, रियल चार्ज है। क्या है बेटा, रियल चार्ज है। क्या है बेटा, रियल चार्ज है। तो अगर हम कह सकते हैं किसी भी कोई भी अगर एलिमेंट अगर आयनिक फॉर्म में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उसके रियल चार्ज के बराबर होती है, ठीक है ना। इन आयनिक फॉर्म, इन निष्कर्ष क्या निकला, इन आयनिक फॉर्म ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू रियल चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू रियल चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो क्या होगी, इन आयनिक फॉर्म ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो रियल चार्ज के बराबर होगी। जैसे अगर हम आपसे पूछते कि MgCl2 में जरा Mg के ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। हमको मालूम है कि ये अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो हमें Mg+2 देगा। तो Mg जो है वो Mg+2 आयन के रूप में इसमें उपस्थित है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हम सीधे देखें तो इसकी रियल चार्ज के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ Mg की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, +2। क्या हो जाएगी बेटा, +2 हो जाएगी। अगर हम इसी तरह से देखें, यहाँ Cl देखें, MgCl में Cl किस फॉर्म में, Cl-, तो उसका रियल चार्ज क्या है, -1। तो MgCl2 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, वो -1 हो जाएगी। तो सीधे सीधे हमने आपसे एक बात कही, उस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए कि इन आयनिक फॉर्म ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू रियल चार्ज। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो रियल चार्ज के बराबर होता है। किस केसेस में रियल चार्ज के बराबर होता है, जब क्या होता है, जब वो आयनिक फॉर्म में होता है। जब वो क्या होता है, आयनिक फॉर्म में होता है तो वह रियल चार्ज के बराबर होता है। आप खुद भी देख सकते हैं डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ से यहाँ देखिए, ये हमारी एलिमेंट्री फॉर्म में है। एलिमेंट्री फॉर्म में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करने में अगर Cl की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 287, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 28Cl इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl। जब Cl जो है NaCl के फॉर्म में गया है, जब कोई एलिमेंट अनकम्बाइंड फॉर्म से कंबाइंड फॉर्म में NaCl के फॉर्म में गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 7 से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ +1 इलेक्ट्रॉन हुआ है कि नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, कि किससे डिनोट करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को निगेटिव साइन से। इसका मतलब कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन NaCl कितना हो जाएगा, NaCl में कितना हो जाएगा, कहेंगे सर -1 है। माइनस इसलिए आया क्योंकि क्या हो रहा, माइनस इसलिए आया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा, गेन हो रहा। तो आई होप डेट कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और इस डेफिनेशन से ये हमारा पहला रूल फाइंड आउट हो जाता है। ये भी रूल हमारा फाइंड आउट हो गया कि किसी भी अगर आयनिक फॉर्म में है कोई भी एलिमेंट, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो उसके क्या होगी, उसके रियल चार्ज के बराबर होगी। जैसे अगर हम आपसे पूछते, FeCN होल ट्वाइस, अगर FeCN तो हम पूछते FeCN होल ट्वाइस में Cn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn इन FeCN होल ट्वाइस। आप देख रहे हैं अगर इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो ये डिसोसिएट होकर के क्या देगा, Fe + 2 टाइम्स ऑफ Cn माइनस देगा, 2 टाइम्स ऑफ Cn माइनस। ये डिसोसिएट होकर के Fe + 2, आपने कहा बिल्कुल सही। तो इसका मतलब इस पे एक्चुअल जो रियल चार्ज है वो रियल चार्ज कितना है, वो -1 है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन FeCN होल ट्वाइस। तो इसका मतलब कोई भी रेडिकल होगा, किसी भी रेडिकल की ऑक्सीडेशन नंबर उसके क्या होगी, उसके नेट चार्ज के बराबर होगी। इसका मतलब कोई अगर रेडिकल होगा, कोई भी रेडिकल एसिटिक रेडिकल हो, रेडिकल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल इक्वल टू चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, सर रूल 2 बना सकते हैं आप इसको,
कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द रेडिकल, इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द रेडिकल, रेडिकल का नेट चार्ज। रेडिकल मतलब एसिटिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल आपको मालूम होगा, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसे हम एसिटिक रेडिकल कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसे हम बेसिक रेडिकल्स कहते हैं, आपको मालूम होगा। तो नेट चार्ज के बराबर, जैसे हमने कहा SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, SO4 पे जो नेट चार्ज होता है वो -2 होता है, इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल्स इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द रेडिकल, रेडिकल के ऊपर नेट चार्ज के क्या होगी, बराबर होगी। हमारा रूल सेकंड बन जाता है। देखिए जो रूल्स बन रहे हैं ये सारे रूल्स, देखिए 2 रूल्स आपको देखो डेफिनेशन से ही जनरेट हो गए, डेफिनेशन से, इन रूल्स के सहयोग से हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। दैट्स क्लियर। देखिए आई होप डेट कि आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक, रूल्स हमको 2 चीज़ें हमको क्लियर हुई। पहली बात कि ऑक्सीडेशन नंबर किस चीज़ का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्री फॉर्म में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। दूसरा, अगर कोई भी एलिमेंट अगर क्या होगा, किसी भी रेडिकल की ऑक्सीडेशन नंबर उस पर नेट चार्ज के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, ठीक है, ओके। अब रूल थर्ड में हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H की ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हाइड्रोजन जो है किसी कंपाउंड में, हाइड्रोजन प्लस किसके साथ है, नॉन मेटल के साथ है, किसके साथ है, नॉन मेटल के साथ है, तो उस केस में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। अगर हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन किसके साथ होता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ भी हो सकता है, हाइड्रोजन किसके साथ हो सकता है, मेटल के साथ भी हो सकता है। हाइड्रोजन किसके साथ होता है, नॉन मेटल के साथ। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ है, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इक्वल टू कितनी होगी, +1। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इक्वल टू -1 होगी, वो -1 कब होगी, जब वो मेटल के साथ होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं एग्जाम्पल में, अगर हम एग्जाम्पल में पूछें H2SO4 में H की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, H2। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, हम कहेंगे कैसे आसान है, आप कहेंगे सर देखिए जो H है वो नॉन मेटल के साथ है, सल्फर ऑक्सीजन, तो स्वाभाविक है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1 होगी। हमने कहा NaH में जरा ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, आप कहेंगे बड़ा आसान, NaH में H की ऑक्सीडेशन नंबर, Na जो है सोडियम के साथ है, ये S ब्लॉक एलिमेंट होता है, मेटल्स होता है, सभी बच्चों को मालूम है, तो स्वाभाविक है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, वो -1 होगी। तो स्वाभाविक है, मैंने बताया कि यदि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी, अगर हाइड्रोजन जो होगा मेटल के साथ होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -1 होती है। दैट्स क्लियर। क्योंकि क्या होगा, इसको सीधे समझ सकते हैं कि मेटल हमेशा कैटायन की फॉर्मेशंस करेगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो स्वाभाविक है कि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में जो इसको डिज़ायर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा, इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। अगर नॉन मेटल के साथ होता है किसी, तो वो स्वाभाविक है नॉन मेटल जो होंगे वो इसकी तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, तो स्वाभाविक है कि इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। जब इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रक्रिया हो जाएगी। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको मालूम है कि पॉजिटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उससे एक ही इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं, इस वजह से उसकी ऑक्सीडेशन नंबर मेटल के साथ क्या हो जाती है, वह +1 हो जाती है। दैट्स क्लियर। आई होप डेट कि आपको समझ में आया होगा।
रूल 4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर के विषय में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे होंगे। हेयर वी कैन डिस्कस अबाउट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे होंगे। आप खुद देख सकते हो कि नॉर्मल अगर हम उसका बिहेवियर देखें, नॉर्मल उसका बर्ताव देखें तो क्या हो रहा होगा भाई। देखिए ऑक्सीजन है, नॉर्मल उसका बर्ताव देखें तो क्या होगा, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है बेटा, 8 होता है। अगर देखा जाए तो 2,6, इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। स्वाभाविक है कि हर हाइड्रोजन अपना डबलेट कंप्लीट करता है बॉन्डिंग में और बाकी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो स्वाभाविक है कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही कैन बी रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ही कैन बी रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ही कैन बी कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और इस पर -2 यूनिट का चार्ज आ जाएगा। इसका बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो ये आपने कॉन्फ़िगरेशन O का लिखा था, अगर O -2 का होगा तो वहाँ क्या होगा 2, 8, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब स्वाभाविक है कि इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन का, ये रेडिकल फॉर्म में अटेंड हुआ। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जनरली ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी, जनरली अगर हम बात करें, जनरली से लेकर कुछ केसेस में मामला गड़बड़ा जाता है। अगर हम जनरली बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, जनरल केसेस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो जनरली केस में क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या होगी, -2 होगी। कहाँ कहाँ पे गड़बड़ करती है, अगर पेरोक्साइड होता है, इन पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और OF2, ये 3 केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर डिस्टर्ब करती है। पेरोक्साइड आयन सभी बच्चों को मालूम है, O2 - 2 आयन इज कॉल्ड पेरोक्साइड आयन, O2 माइनस इज सुपर ऑक्साइड आयन, OF2 आपको सीधे सीधे नजर आ रहा। पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो -1 होगी, ध्यान रखिएगा। सुपर ऑक्साइड में उसकी -½ होगी और OF2 में इसकी क्या होगी, +2 होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो इन तीनों केस को छोड़ करके हर जगह उसकी ऑक्सीडेशन नंबर पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और OF2 को छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी केसेस में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी। इन 3 केसेस में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, बदल रही होगी। ये बात हो गई हमारी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर की बात हुई। क्लियर हुआ? आई होप डैट कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे पूछते, हम पूछते कि H2O2 में जरा O की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, KO2 में जरा O की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, H2SO4 में जरा O की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। अगर हम आपसे पूछते तो आप कहते बहुत आसान सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। H2O2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर देखिए 2 H पॉजिटिव हटा देंगे तो O पे कितना आ जाएगा, O2 -2। इसका मतलब ये क्या है, O2 -2 आयन इसके अंदर उपस्थित है। इसका मतलब ये कौन सा, ये क्या है, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड है। और पेरोक्साइड में क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर, -1 होती है, तो यहाँ -1 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, O की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, वो -1 हो जाएगी। KO2 की बात अगर हम लोग करते हैं, वी कैन आस्क अबाउट द KO2। KO2 की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, इसमें देखो K पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर हटाया तो O2 पे क्या आ जाएगा, माइनस। इसका मतलब ये कौन सा आयन है, ये हमारा सुपर ऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड आयन हो गया। सुपर ऑक्साइड आयन में O की कितनी होती है, ½ होती है, तो यहाँ ½ हो जाएगा। नॉर्मल केस हो गया ये, नॉर्मल केस में क्या होता है, -2 होता है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो आई होप डैट कि आपको ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से इसको जस्टिफाई किया गया है, ठीक है ना, डेफिनेशन से नहीं, यहाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से इसको जस्टिफाई किया गया है, केमिकल बॉन्डिंग से इसको जस्टिफाई किया गया है, किस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होती है। दैट्स क्लियर? आई होप डैट कि मेरी बातें आप लोगों के दिमाग में उतर रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम।
अगर किसी भी चीज़ की ऑक्सीलेशन नंबर अगर हमको निकालनी है तो देखिए सब मैथमेटिक्स का एक सिद्धांत होता है, एक इक्वेशन से एक ही अननोन फाइंड आउट किया जा सकता है। दूसरी बात देखिए, अब अगला रूल नेक्स्ट, आपको मालूम है एस ब्लॉक के एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ही निकालते हैं, इसका मतलब वो मोनोवेलेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं। और अगर हमारा एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप के, जिसे हम अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, तो वो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तुरंत निकाल देते हैं, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ये पीरियोडिक। तो इस वजह से ये क्या होंगे, ये हमेशा क्या होंगे, ये क्या होंगे, इसका मतलब हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इसका मतलब ये बाईवेलेंट के फॉर्म में पाए जाएंगे। एल्कली मेटल जो मेटल द फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट, और एल्कलाइन अर्थ मेटल एल्कलाइन सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट। एल्कली अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो एल्कली अर्थ मेटल होगा वहाँ पे क्या करेगा, ये मोनोवेलेंट फॉर्म में होता है, मोनोवेलेंट फॉर्म होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये बाईवेलेंट में होगा, ये बाई फॉर्म में होगा। इसका मतलब स्वाभाविक है कि इसकी वैलेंसी 2 होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब देखिए इसमें दोनों ही प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में एल्कली मेटल और एल्कलाइन एड मेटल में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब एल्कली मेटल हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, इस वजह से एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। और एल्कलाइन अर्थ मेटल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या देंगे, किससे दिखाएंगे बेटा, कहेंगे सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप प्लस साइन से दिखाएंगे। कितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे, 2। तो इसका मतलब निश्चित हो गया, क्लियर हो गया कि एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज, एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +1 ऑलवेज, और एल्कलाइन एथल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगी, +2 होगी। अच्छा मुझे बताइए, रूल 5 हो गया, रूल 6 देखें अगर हम, रूल 6 हो गया, देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। कहीं क्यों भाई माइनस, आप देखिए फ्लोरीन पूरी केमिकल सीरीज में, देखिए फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और F- बनाएगा। ध्यान रखिए कि पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसका मतलब अगर वो कंपाइंड फॉर्म में होगा तो हमेशा वो क्या करेगा, हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो इसका मतलब नेगेटिव साइन आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, इस वजह से उस पर 1 यूनिट का चार्ज आ रहा होगा। डेस्क चलिए अब निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कीजिए। Cr4 होल ट्वाइस Cr2O7 में ज़रा क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम
एल्जेब्रिक सम जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 0 कंपाउंड के लिए, न्यूट्रल कंपाउंड के लिए। अगर आयन होगा तो इक्वल टू चार्ज के बराबर हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट होंगे। अब देखिए जरा, जिस एलिमेंट की हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है उसकी x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब देखिए बाई रूल्स देखेंगे कि ओ के लिए कुछ रूल बताया था कि नहीं बताया था। सर कहेंगे सर हाँ ओ के लिए सर ने रूल बताया था, 3 जगह ध्यान देना, ऑक्साइड, परऑक्साइड होना चाहिए, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और OF2 के अलावा हर जगह क्या होता है -2, तो यहाँ -2 आ जाएगा। अच्छा बताइए N के लिए तो कोई रूल हमने बताया नहीं, H के लिए बताया। हाँ एक जरूर फॉर्म बताया कि अगर कोई रेडिकल फॉर्म में होगा तो उसकी ऑक्सीलेशन नंबर, इस मतलब पूरा जो NH4 बंच है, NH4 का बंच है, उस पूरे बंच की ऑक्सीलेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +1, क्योंकि आपको मालूम है कि ये अमोनियम आयन होता है। रेडिकल क्या है, NH4 प्लस अमोनियम आयन। ठीक, सभी ऑक्सीलेशन नंबर का सम कर दीजिए, संख्या इंटू, क्योंकि ऑक्सीलेशन नंबर पर एटम निकलती है तो वो एक एटम की है, तो NH4 के कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू +1 प्लस 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू कितना आएगा, 0। क्या आएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, सॉल्व करो, 7 दूनी 14, 2 कम हुआ 12 +6, देखिए +6 आ गया। इसी तरह से हम लोग फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम पूछे FeCN, Fe की निकालो, कहेंगे बहुत आसान सर। आप कहेंगे बहुत आसान, जिसकी निकालनी है सर आपने उसकी x बताई। देखिए C के लिए अलग से कोई रूल बताया नहीं, लेकिन हाँ CN रेडिकल है, आपको मालूम है CN पूरा क्या होता है, एक रेडिकल होता है, उस पर चार्ज -1 होता है, तो 6 इंटू -1 और इक्वल टू सभी एल्जेब्रिक सम। अगर यहाँ पे कोई चार्ज ना होता तो इक्वल टू 0 करते हैं, अगर चार्ज है तो चार्ज के बराबर कर देंगे, तो चार्ज कितना है -4। यहाँ से सॉल्व किया तो x इक्वल टू कितना आया, -4 + 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +2। इसका मतलब इसकी ऑक्सीलेशन नंबर कितनी होगी, दिस इज +2। आई होप डेट कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी अच्छी तरह से। तो ये रूल्स था, ये बेसिक रूल था, बेसिक रूल टू फाइंड द ऑक्सीलेशन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर ऐसी स्थितियाँ आ जाएं, जैसे सपोज करिए कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड स्थिति पैदा हो जाती है जब ऑक्सीलेशन नंबर निकले, वो कॉम्प्लिकेटेड स्थिति क्या होती है, जैसे अगर हम आपसे पूछ दें कि HCN में जरा कार्बन के ऑक्सीलेशन नंबर निकालिए, तो आप कहेंगे देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, देखिए हाइड्रोजन की सर तो +1 आ गई, जिसकी निकालनी है वो x आ गई। अब नाइट्रोजन के लिए भी तो कोई रूल नहीं बताया, तो इसकी आप y मान लेंगे, तो क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता कि एक इक्वेशन से 2 अननोन निकल आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इसका मतलब बाई रूल जो है हम इसकी ऑक्सीलेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसी तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वी कैन प्रोवाइड द फंडामेंटल रूल टू फाइंड द ऑक्सीलेशन नंबर। इन्हीं दिक्कतों को सॉर्ट आउट करने के लिए जो डेफिनेशन ओरिएंटेड एक रूल बनाया गया, जो बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड के लिए वैलिड था, उस कंपाउंड के लिए, किसके लिए, जहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, एक से अधिक अननोन आते हैं, उनको बचाने के लिए या ऑक्सीलेशन नंबर निकालने के लिए एक रूल बनाया गया। उस रूल को नाम दिया गया फंडामेंटल मेथड टू फाइंड ऑक्सीलेशन, फंडामेंटल रूल टू फाइंड ऑक्सीलेशन नंबर, ये तो रूल था। उसके बाद हम लोगों ने क्या दिया गया, डिविजन फॉर द फंडामेंटल रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। फंडामेंटल रूल्स टू फाइंड ऑक्सीलेशन नंबर, ऑक्सीलेशन नंबर को ज्ञात करने के लिए क्या, कौन सा रूल, दिस इज द फंडामेंटल रूल्स।
फंडामेंटल रूल टू फाइंड ऑक्सीलेशन नंबर को निकालने का फंडामेंटल रूल। दैट्स क्लियर? आपने कहा सर एब्सोल्युटली क्लियर। देखिए समझिए, ये फंडामेंटल रूल जो है जनरली किसके लिए, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए अप्लीकेबल होता है। जनरली अप्लीकेबल्स फॉर, मतलब कि अधिकांश रूप से कोवेलेंट कंपाउंड में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। जनरली एप्लीकेबल्स फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। किसके लिए होता है? जनरली अप्लीकेबल फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए अप्लीकेबल होता है। देखिए इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड में तो हमारे पास क्या होगी, कोवेलेंट कंपाउंड में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, जबकि हम लोग डेफिनेशन ये कहती है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के लेन देन की बात करेंगे, अर्थात आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे। तो इसका मतलब अब क्वेश्चन ये उठा कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे होंगे। जब तक हम कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में, किस हाइपोथेटिकल के अनुसार, किस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तभी तो हम उसकी ऑक्सीलेशन नंबर निकाल पाएंगे। तो देखते समझते, अगर कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोवेलेंट कंपाउंड में निश्चित रूप से आप देखते हैं कि हमको कौन कौन से बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो कहेंगे सर कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो उसमें हम लोगों को जो बॉन्ड देखने को मिलेंगे वो बॉन्ड मिलेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कहेंगे बिल्कुल सही सर। अगर हम देखेंगे तो कोई कंपाउंड है तो उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो कहेंगे सिंगल बॉन्ड होगा। हमने कहा एब्सोल्युटली राइट यू आर। हमने कहा सर देखिए अगर हम देख रहे होंगे तो देखिए सिंगल बॉन्ड मिल सकता है, तो कहेंगे सर सिंगल बॉन्ड सेम एटम के बीच में हो सकता है, और सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है, डिफरेंट तरह के एटम के बीच में भी हो सकता है। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। डबल बॉन्ड जो हो सकता है वो सेम तरह के एलिमेंट के बीच में भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड क्या हो सकता है, डिफरेंट तरह के एलिमेंट के बीच में भी हो सकता है। सिंगल बॉन्ड जो हो सकता है सेम तरह के एलिमेंट के बीच में भी हो सकता है और डिफरेंट तरह के बीच में भी हो सकता है। डबल बॉन्ड सेम तरह के एलिमेंट के बीच में हो सकता है और डिफरेंट। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड भी हमारा क्या होता है, सेम तरह के एलिमेंट के बीच में भी हो सकता है और हमारा क्या हो सकता है, डिफरेंट तरह के एलिमेंट के बीच में भी हो सकता है। बिल्कुल सही। और क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कहेंगे सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या हो सकता है, सेम तरह के एलिमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है और डिफरेंट तरह के एलिमेंट के बीच में भी हो सकता है। ए से बी की ओर हो सकता है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो सकता है, बी से ए है और बी है, ए से बी की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लग सकता है, हो सकता है बी से ए की ओर लगा, ए से बी की ओर हो सकता है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी से ए की ओर हो सकता है। तो भाई अगर कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इससे ज़्यादा तो संभावनाएं नहीं बनेगी, इससे ज़्यादा तो बॉन्ड उसमें नहीं बन रहे होंगे। आई होप डेट आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए कैसे इसको ट्रीट करेंगे, कैसे उसको चेंज करेंगे। अगर आप देखिए कि अगर सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के इक्वल कंट्रीब्यूशन से बनता है। मतलब दोनों दो एटम जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना होगा, डबल बॉन्ड बना होगा या ट्रिपल बॉन्ड बना होगा, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन समान होगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर पहला देगा तो दूसरा भी एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर दूसरा प्रोवाइड कर रहा होगा तो दूसरा एलिमेंट भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा होगा। अगर एक एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहेगा तो दूसरा एलिमेंट भी क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा होगा। मतलब कि ही कैन बी प्रोवाइड बाय द इक्वल कंट्रीब्यूशन, ये हमारे इक्वल कंट्रीब्यूशन से बन रहा होगा। चलिए देखते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस ए का है और एक इलेक्ट्रॉन इस ए का है। 2 इलेक्ट्रॉन इस ए का है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ए का होगा। 3 इलेक्ट्रॉन अगर इस ए का होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन हमारा इस ए का भी होगा। अच्छा बताइए, अब दोनों की पावर तो बराबर है, इलेक्ट्रॉनिटी बराबर है, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड जो होंगे वो सारे बॉन्ड जो हो जाएंगे वो क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। मतलब कि जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होगा वो सेंटर पे होगा। तो इसका मतलब अगर सेंटर पे अगर अवेलेबल है
तो इसका मतलब क्या होगा, ये पोलराइज नहीं होगा। ये बॉन्ड सारे क्या होंगे, सेंटर पे अगर अवेलेबल है तो ये सारे बॉन्ड क्या होंगे, नॉन पोलर्स होंगे। नॉन पोलर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होगा ना इधर की। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या होगा, इस पे जो इंड्यूस चार्जेस होंगे, जो इंड्यूस चार्ज होंगे वो ये इमेजिनरी चार्ज कहलाते हैं। जो इंड्यूस इमेजिनरी चार्ज कोई डेवलप ही नहीं होगा, इंड्यूस इमेजिनरी चार्ज कोई डेवलप नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑक्सीलेशन नंबर क्या होगी, 0 0। समझ में आया क्या, कि अगर सेम टाइप के एटम के बीच में कोई भी बॉन्ड लगाओ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो दोनों एटम की ऑक्सीलेशन नंबर हमेशा क्या होगी, 0 0 ही होगी। ये इसका क्या होगा, वो रियल चार्ज हो, ये इसका इमेजिनरी चार्ज होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड, ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, अगर हम देखें इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ए का है, हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से और बी के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से, बी के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से और बी के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से, बी के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा रहे हैं। ठीक, अच्छा अब इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा रहे हैं, बी के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा रहे हैं। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनइक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। टेल एटम ही कंट्रीब्यूशन में अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके आता है। तो इसमें टेल एटम ए है तो ए के दोनों इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, इसमें टेल एटम बी है तो बी के दोनों इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं। देखिएगा इसमें अनइक्वल कंट्रीब्यूशन से बनता है, मतलब बैक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे होते हैं जो अनइक्वल कंट्रीब्यूशन से बनते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पे बात आई, अब इन दोनों में किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होगी, किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिटी क्या होगी, कम होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात कही सर, किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिटी क्या होगी, कम होगी। किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। बताइए किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि सपोज किया कि ए की इलेक्ट्रोनिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिटी ऑफ बी, ए की इलेक्ट्रोनिटी बी से ज़्यादा है, से कहा या माना हमने। अब बताइए शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। तो हमको इसको आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करना, तो हम टोटल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, टोटल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो इस पर -1 और इस पर +1। इसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इस पर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, इस पर 2 यूनिट का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये 3 नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन में अगर देखा जाए, सिंगल बॉन्ड होता तो 1-1 का डिस्ट्रीब्यूशन, डबल बॉन्ड होगा तो 2-2 का डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3-3 का डिस्ट्रीब्यूशन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है अगर आप देखें ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, अगर हम देखें एक इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये एलिमेंट क्या है, मोर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये एलिमेंट क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब समझो बात को, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड नॉन पोलराइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन पोलराइज्ड हो जाएगा। तो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन किधर की ओर शिफ्ट नहीं करेगा, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 0। अगर लेस से मोर की ओर होगा, लेस से मोर की होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, मोर, दोनों इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इधर की ओर शिफ्ट हो गया। जब ये इधर की ओर होगा, इस पर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, इस पर 2 यूनिट का पॉजिटिव। ठीक, नॉन पोलर्स कब कब होते हैं, अगर सेम आइटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाओ, या डिफरेंट तरह के एटम
के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा हुआ हो, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कप जो टेल है या उसकी पूंछ जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो और उसका हेड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, नॉन पोलर होता है। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कितना होता है, 0-0 कंट्रीब्यूशन होता है। द कंट्रीब्यूशन शुड बी 0-0, कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, 0-0 कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा। दैट्स क्लियर। आई होप डेट कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग इससे रिलेटेड देखते हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। कॉम्पिटिशन्स में आते भी हैं और आए भी हुए हैं कुछ प्रीवियस ईयरों में। जैसे अगर हम आपसे पूछें HCN और HNC, 2 मिनट का टाइम देंगे हम आपको, आप इसको पॉज करके करिएगा क्वेश्चन को। HCN और HNC 60 सेकंड का समय देंगे, उसमें आपको ऑक्सीलेशन नंबर, दोनों ही केसेस में आपको कार्बन की ऑक्सीलेशन नंबर फाइंड आउट करनी। 60 सेकंड का समय देते हैं, आप इसको फटाक से करिए, अटेम्प्ट करिए, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। चलिए फटाक से इसको अटेम्प्ट करिए। चलिए आई होप डेट कि आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर हम बात करें तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। देखिए इसमें एक इक्वेशन में 2 अननोन आ रहा है, इसमें भी एक इक्वेशन में 2 अननोन आ रहा है। तो इसके लिए करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही हमारे फंडामेंटल मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के भी ट्रिक्स होते हैं जो आगे क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए सभी बच्चों को मालूम है कि कार्बन और हाइड्रोजन में अगर हम बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हम बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अनलाइक एटम के बीच में। तो स्वाभाविक है कि ये पोलर होगा, ये भी बॉन्ड हमारा क्या होगा, पोलर, और अनलाइक एटम के बीच में तो ये भी बॉन्ड हमारा क्या होगा, पोलर होगा। पोलर होगा तो हम लोग कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन मानेंगे, तो किधर की ओर कितना कैसे ट्रांसफ़र होगा इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। हम लोग कंप्लीट ट्रांसफ़र की बात करेंगे, कंप्लीट ट्रांसफ़र को समझेंगे। अब बताइए, एक हमने बताया था अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक एक यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो एक एक यूनिट कर दिया आपने। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस कर दीजिएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। बताया था आप कहेंगे हाँ सर बताया तो था आपने। हमने कहा यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, इस सिचुएशन को अगर हम लोग हैंडल करें, व्हाट इज द सिचुएशन आर हेयर। अगर हम देखें कार्बन और नाइट्रोजन में, अगर कार्बन नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो हमारा क्या आएगा, 3-3 यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, इस वजह से ये माइनस साइन के साथ होगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होती है, इसलिए ये प्लस साइन के साथ। टोटल ओवरऑल अब इसको जोड़ दीजिए, एल्जेब्रिक सम कर दीजिए विद साइन, तो यहाँ पे कितना जाएगा, -1 + 3 = +2। तो यहाँ पे ऑक्सीलेशन नंबर देखिए आराम से इजीली फाइंड आउट हो गई। ऑक्सीलेशन नंबर क्या आ गई, +2 आ गई। देखा आपने, यहाँ पे ऑक्सीलेशन नंबर हमारी इजीली क्या आ गई, +2 फाइंड आउट हो गई। चलिए आगे बात करते हैं HNC में। अगर हमको HNC का निकालना है तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आप फटाक से बनाएंगे। HNC HNC की बात करते हैं। अब देखिए हमको किसकी, कार्बन की निकालनी है। जिस एटम की हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, हम उसी के आसपास के बॉन्ड की बात कर रहे होंगे जिस एटम की हमको निकालनी है। हमें कार्बन की निकालनी है तो हम कार्बन के इर्द गिर्द बॉन्ड की बात कर रहे होंगे, ठीक है, उसी के आसपास की हम बात कर रहे होंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे। अब देखिए
यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, हमारा क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, हमारा डबल बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमारा क्या होगा बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बॉन्ड जो होगा, अगर ये देखें ये हमारा क्या है, अगर नाइट्रोजन और कार्बन में देखा जाए, नाइट्रोजन और कार्बन, तो ये हमारा क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये हमारा क्या होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये हमारा क्या होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट्स क्लियर। अब देखिए, अगर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अगर हम देखें यहाँ पे क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूशन दो दो यूनिट का होता है, आपके यहाँ बिल्कुल सही सर। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वहाँ माइनस साइन, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वहाँ प्लस साइन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का टेल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रखा रहता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉन पोलर बॉन्ड मान के चलते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब सर डिस्ट्रीब्यूशन 0-0। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होगा वो हमारा नॉन पोलर बॉन्ड की तरह ट्रीट हो रहा होगा, क्योंकि जो टेल जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो टोटली इसको सम करेंगे तो कितना आएगा बेटा +2। निकाल लिया फटाक से आप लोगों ने कि नहीं निकाल लिया? चलिए आगे क्वेश्चन हम आपको देते हैं, पॉज करके करिएगा। इनका CH3 होल ट्वाइस SO में मेरा सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करिएगा। 60 सेकंड का समय देते हैं आप लोग करने के लिए, करिए फटाक से। चलिए आई होप डेट कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। यू कैन अटेम्प्ट देयर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो कहेंगे बेटा बिल्कुल सही बात कही है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या होगा CH ठीक। कहेंगे सल्फ़र की निकालनी है तो ये अगर आप देखें इसमें अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों कंपेयर करने पे यहाँ डबल बॉन्ड को पहले ट्रीट करोगे, तो डबल बॉन्ड को अगर आप ट्रीट करना शुरू करोगे तो क्या होगा देखो समझो। अगर हम लोग डबल बॉन्ड को ट्रीट करेंगे तो इस डबल बॉन्ड के हिसाब से ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर का डबल बॉन्ड क्या है पोलर है, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हमारे लिए क्या होगा ये पोलर होगा। ये भी सिंगल बॉन्ड पोलर, ये भी, तो इधर से देखो पोलर है, ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड है तो दो दो यूनिट का कंट्रीब्यूशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव। ठीक है बिल्कुल सही सर, एब्सोल्युटली राइट। हमने कहा इधर कैसे करोगे? कहेंगे सर इधर सिंगल बॉन्ड पोलर है तो एक एक यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी 1 यूनिट, एक एक यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे। हमने कहा बिल्कुल करेंगे। आप कहेंगे सर 1 यूनिट और ये 1 यूनिट। अब सल्फ़र और ऑक्सीजन में देखा जाए तो सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है तो इस वजह से इसे निगेटिव चार्ज, और कार्बन की कम होती है इस वजह से इसको पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखो बेटा 1 यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन, कार्बन की सल्फ़र की क्या होगी निगेटिव और कार्बन की क्या होगी पॉजिटिव। अब इन चार्जेस का क्या कर लिया आपने, सम कर लिया। जब आपने इसको सम किया तो सम करने के बाद क्या आएगा 0। तो अगर आपसे पूछते CH3 होल ट्वाइस SO में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, दिस इज द 0। अगर बाई रूल निकालते तो आप बिल्कुल नहीं निकाल पाते, क्योंकि क्या रखा कार्बन के लिए कोई रूल बताया नहीं है, सल्फ़र के लिए कोई रूल बताया नहीं। तो एक इक्वेशन में 2 अननोन, जब भी एक इक्वेशन में 2 अननोन आपने अगर कंपाउंड कोवलेंट हो तो फंडामेंटल रूल का प्रयोग करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने में। दैट्स क्लियर। आई होप डेट कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। दैट्स क्लियर। चलिए तो आज हम लोगों ने
जो सीखा, आज का आर्टिकल जो हम लोगों ने प्रॉपरली ढंग से सीखा, आप समझ गए होंगे। आज के आर्टिकल्स में हम लोगों ने अच्छी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को सीखा, रूल्स टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स ऑक्सीडेशन नंबर का रूल्स फाइंड आउट करना, जहाँ पे रूल अप्लीकेबल्स नहीं होता है वहाँ पे हम लोग फंडामेंटल रूल कैसे बनाते हैं, फंडामेंटल रूल्स टू फाइंड द ऑक्सीलेशन नंबर क्या होता है, रूल्स टू फाइंड द ऑक्सीलेशन नंबर क्या होता है, फंडामेंटल रूल फॉर ऑक्सीलेशन नंबर क्या होता है, ये आज हमने सीखा। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन सीखी। आगे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, टाइट्रेशन क्या होता है, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको रिडॉक्स रिएक्शन को जो आया है वर्ड, वो रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये रिएक्शन किस तरह की होती है, एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, हम इन सब चीज़ों की चर्चा आगे के लेक्चर में कर रहे होंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।